गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने बात किया था डाई इलेक्ट्रिक्स। आज फिर मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूं आप लोगों से। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा उसको और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझ लें। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उनको कहते हैं जिनके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, मतलब जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास न हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, वैक्स, प्लास्टिक, माइका, पेपर, ये सभी कुछ आपके डाइइलेक्ट्रिक्स आ जाएंगे। डाइइलेक्ट्रिक्स का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके का इंसुलेटर, रबर, ये सब क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है। मतलब इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकता है, इनके थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स की दो कैटेगरी के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। डाइइलेक्ट्रिक की दो कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है जिनमें अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, अपना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट न हो। एक तो वो होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। तो जिनमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उनको हम कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। उनको नॉन पोलर कहा जाता है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और जिनमें अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उनको हम लोग कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। यह दो तरीके के डाई इलेक्ट्रिक की चर्चा की गई थी। अब ये पोलर और नॉन पोलर में थोड़ा सा आपको समझ लेना है। नॉन पोलर वो हैं जिनमें अपना कोई नेट डाइपोल मोमेंट न हो, जैसे H2, जैसे CO2। अब इसमें नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट तब होगा, ये भी आप लोग समझ लें, डाइपोल मोमेंट कब होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज थोड़ी डिस्टेंस पर रहे। अब H2 और CO2 इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिक होता है। इनमें जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्ट उसी पर कोइंसाइड कर जाता है। इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट हो गया 0, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले का सेंटर ऑफ मास है वो भी उसी जगह है जहां पर नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास है। तो मॉलिक्यूल तो इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिक है कि उन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गया, जिससे कि वो प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस बनने ही नहीं पाया, जिससे इसमें कोई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं होने पाया। और जब इनमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इनको हम नॉन पोलर कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हमने पोलर की बात की। पोलर जैसे HCl, इसमें हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें क्या है कि H और Cl, H पॉजिटिवली चार्ज है, Cl नेगेटिवली चार्ज है। अब यहां पर क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट क्लोरीन के सेंटर ऑफ मास पर कोइंसिडेंट नहीं करता है, कोइंसाइड नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि प्लस का जो सेंटर ऑफ मास है वो माइनस के भी इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाती है, तो इसलिए इसमें एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। अब ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट तो हो गया। अब जैसे HCl है, HCl के अलावा जैसे आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं, H2O है, H2O में भी इसी तरह से होता है। इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दोनों इस तरह से रहते हैं कि उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, बल्कि उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। वह डिस्टेंस यहां पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देता है। अब देखें, इनमें डाइपोल मोमेंट है तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं पोलर। इनमें नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है इसलिए इनको नाम देते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर पर थोड़ा सा और भी समझ लें कि अगर कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। रेंडमली अरेंज्ड इस तरह से होते हैं, जैसे एक प्लस माइनस इस तरह से हो गया, दूसरा कहीं इस तरह से हो गया। तो इस तरीके से इनका रैंडम अरेंजमेंट, एक मॉलिक्यूल एक पूरे सब्सटेंस के अंदर इन मॉलिक्यूल्स के पास तो अपना डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये इस तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं कि जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट होता है पूरे सब्सटेंस का वह 0 होता है।
यह बात ध्यान में रखेंगे। इनके मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक एक मॉलिक्यूल पोलराइज होता है, उसमें प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है, इनमें थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं। रैंडम अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो पूरा सब्सटेंस है उसमें कोई नेट डाइपोल मोमेंट वो शो नहीं करता है। अब अगली चर्चा हम लोग ये करते हैं कि जब हम इनको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इनका बिहेवियर कैसा हो जाता है। देखिए, यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ क्रिएट करते हैं। यह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई या निगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं ई नॉट। ई नॉट मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक। अब इसके बीच में जब आप कोई भी, पहले हम प्लेस करते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक को। पोलर डाई इलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस कर रहे हैं, ध्यान से समझे, पोलर डाई इलेक्ट्रिक में अपना नेट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन पूरे सबस्टेंस का टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट होता है, रैंडम अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वे एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल किए रहते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वह अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स अलाइन होते हैं, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इसी तरह से बीच का मॉलिक्यूल भी, उसका भी नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, फिर यहाँ का मॉलिक्यूल भी नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, और इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल इस तरह से अलाइन होने लगते हैं। सिर्फ इनको अलाइन होना है, इनको अपनी जगह से खिसकना नहीं है, सिर्फ अपने को अलाइन कर लेना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इनका जो निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और जो इनका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर अलाइन हो जाता है, और इस तरह से यह एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पूरे सबस्टेंस का अब एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। वो जो एक्सटर्नल फील्ड है इसी डायरेक्शन में इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा वह इसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। और यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे जो इनका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, प्लस इधर है, माइनस इधर है। मतलब जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे वह आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ई इंड्यूस्ड, इनका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अगर बात की जाए नॉन पोलर की, नॉन पोलर को अगर हम इसके बीच में रखते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी अपना नेट डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। प्लस और माइनस दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है। वो कैसे अपने को इसमें अरेंज करते हैं, देखें। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, अब इस मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन अब प्लस और माइनस अपने अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे। जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो इसकी ओर, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो इससे दूर हो जाएगा, और इस तरह से ये अपने आप को डिस्प्लेस कर लेंगे, न कि अलाइन करते हैं, बल्कि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अलाइन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को डिस्प्लेस कर लेगा। और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें भी एक नेट डाइपोल मोमेंट अब क्रिएट हो जाता है, जो कि अब तक नहीं था, क्योंकि अब प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। और ये तब तक अपने आप को डिस्प्लेस करते रहते हैं जब तक कि इनका जो रेस्टोरिंग फोर्स है, प्लस और माइनस से जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, वह इस एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस न कर ले, तब तक ये डिस्प्लेस होते रहते हैं। और इस तरह से इनके डिस्प्लेसमेंट से भी हमको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है, जो कि इसी फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये फील्ड की डायरेक्शन में ही इनका भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ये भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जब हम उसको
उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके मॉलिक्यूल या तो खुद को अलाइन करते हैं या तो खुद को डिस्प्लेस करते हैं, जिससे एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर लेते हैं। अब पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, जब उनके मॉलिक्यूल अलाइन कर लेंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अगर आप इसमें देखें तो इस मॉलिक्यूल का जो पहला मॉलिक्यूल है, इसका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो इसके निगेटिव वाले को कैंसिल कर देगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से यह इतना हिस्सा जो आपको मिल रहा है, यहां से यह पूरा हिस्सा, इसमें सभी चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यह इतने पार्ट में जितने भी चार्ज हैं एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि इस रीजन में कोई भी नेट चार्ज नहीं है। अब यहां पर सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन अनकैंसिल्ड कुछ चार्ज है। ये जो इधर की ओर है नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट के बगल में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बगल में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और ये जो फील्ड एक बना रहे हैं वह फील्ड बनेगा प्लस से माइनस की ओर। तो यह इंड्यूस्ड फील्ड इधर से इधर की ओर बनेगा। ध्यान दें, इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। अब यहां से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि जो अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अब वो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ कम हो गया। अब जैसे मैं एक बार फिर से यहां दूसरा बना देता हूं, आप लोग इसको समझें। यह जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में इन एब्सेंस ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक, मतलब बिना किसी डाई इलेक्ट्रिक के रखे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई नॉट था। ई नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट देयर इज नो डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब जब हमने कोई इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, उस समय जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उनके मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट या मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसके जस्ट अपोजिट। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचा E, इसकी वैल्यू हो जाएगी E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब भी हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं दो चार्ज्ड प्लेट के बीच में, तो वह उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को घटा देता है, और जो उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, घटा रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां से देखें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन मैंने लिखा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बिना किसी डाई इलेक्ट्रिक के रखे जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था दोनों प्लेट के बीच में, एंड द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे, जो ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड है। ई इंड्यूस्ड कौन सा है, जो अपने डाई इलेक्ट्रिक के अंदर से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर देखें, मैंने बताया भी कि ये ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट या मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट की वजह से बना हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमको मिलेगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, घटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई E। E इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं E नॉट डिवाइडेड बाई E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। अगले टॉपिक पर चलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी को समझें। आप लोगों ने ये देखा कि जब भी हम किसी भी
डाई इलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को जब हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, ध्यान से समझे, ये डाई इलेक्ट्रिक है इंसुलेटर, जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इसका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की ओर अलाइन हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इसके अलाइनमेंट या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण, एक तरफ खिसक जाना, एक तरफ बढ़ जाना। तो यहां पर क्या हुआ कि इनके जो चार्जेज हैं इनका पोलराइजेशन हो गया। इन पोलराइजेशन में मैंने आपको एक बात और भी समझाई कि इसमें जो इंटरनल चार्जेज है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर डेवलप हो गया और इस तरफ कुछ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो मान लेते हैं कि यह जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव, यही चार्ज इस पूरे डाई इलेक्ट्रिक के सरफेस पर रहेंगे। तो अब यहां से हम लोग जो इनसे डाइपोल मोमेंट बन रहा है, पोलराइजेशन से जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है, उस डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं और उसको नाम देते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी? द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है उसमें डाई इलेक्ट्रिक में, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक when placed in an external field is called polarization density। अब जब हमने किसी डाई इलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है वह पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू है उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो मैंने आपको बताया कि जो स्लैब को हमने अंदर रखा है उस स्लैब में अब मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और इसमें हमने एक ए एरिया के, हमने इसमें एक इसकी डाई इलेक्ट्रिक हमने रखा, इसकी एरिया हमने ए मान ली है, इसकी थिकनेस हमने डी मान ली है, यहां से जो इसकी थिकनेस है वो थिकनेस हम डी मान ले रहे हैं। तो आपको मालूम है कि प्लस के बगल में यहां माइनस, इधर की ओर निगेटिव चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेंगे और बाकी जो बीच के चार्जेज हैं एक दूसरे को कैंसिल किए रहेंगे। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू जो चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू जो इंड्यूस्ड चार्जेज हैं, ये इंड्यूस्ड चार्ज हो रहे हैं इसके सरफेस पर, इसकी वैल्यू QP हम मान ले रहे हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। ये चार्ज आ रहे हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, इनकी वैल्यू प्लस माइनस QP है। प्लस माइनस इसलिए कि प्लस इधर है माइनस इधर है। तो अगर हम इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनका देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो आपका QP या जो पोलराइजेशन से चार्ज आया सरफेस पर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा से, यहां पर हम लोग सिग्मा P रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जो चार्ज आ रहे हैं ड्यू टू पोलराइजेशन आ रहे हैं, उसके पहले नहीं थे, तो ये QP/A यह हमको मिल गया। अब यहां से हमको अगली चीज कैलकुलेट करनी है पोलराइजेशन डेंसिटी। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिला, पोलराइजेशन डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। पोलराइजेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी की। पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमको मिल रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब जरा सा यहां पर इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम लोग सिंपल स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जरा सा यहां आप लोग चले आए, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें। डाइपोल मोमेंट जो डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू यहां से हमको कैलकुलेट करना है, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको जरा सा एक बार यहां रिवाइज कर दूं मैं। यहां -Q, यहां +Q, इनके बीच की लेंथ 2L हम लोग लेते थे और डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ये ध्यान से देखें, ये -Q +Q बीच की लेंथ 2L, तो P = Q × 2L लिखते थे। यहां पर भी सेम वही चीज है, +Q इधर है, QP इसको नाम दिया है, -QP इधर है, इनके बीच की डिस्टेंस है D।
तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, क्यू पी इंटू डी। अब 2d ना लीजिएगा क्योंकि यहां पर जो टोटल लेंथ है उसको ही हमने 2l लिया है, क्योंकि इसको l पार्ट में, 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। 2l मतलब दोनों के बीच की टोटल लेंथ लेनी है। तो यहां पर भी हमको क्या लेना है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बीच की डिस्टेंस d, तो क्यू पी इंटू डी। तो यहां पर आ जाए, हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वैल्यू आ जाएगी क्यू पी, ये चार्ज हो गया, इंटू डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। अब यहां पर फिगर पर फिर से आ जाए, सरफेस एरिया हम लिए हैं a और इनके थिकनेस है d। तो यहां पर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आपको लिखना है a इंटू डी। अब यहां से d और d कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी क्यू पी डिवाइडेड बाई a। और यह वैल्यू किसके बराबर होती है, यह वैल्यू अभी हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया है, क्यू पी बाई ए, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर ही हमको पोलराइजेशन डेंसिटी भी मिल रही है। ये आपका फार्मूला बन गया, और यह फार्मूला हुआ पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए। तो यहां से हम लोग इसको एक नए तरीके से लिख सकते हैं, दस पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया आर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे दो लोग हैं, दो लोग कहीं किसी ठंडी जगह पर गए और दोनों में से किसी एक को सर्दी जुकाम हो गया, तो जिसको सर्दी जुकाम हो गया उसको हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज मोर ससेप्टिबल फॉर कोल्ड, मतलब ये सर्दी के लिए या ठंड के लिए ज्यादा संवेदनशील है। तो इसी तरह से जो भी हम मटेरियल, किसी मटेरियल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि उस डाइलेक्ट्रिक का जो इंसुलेशन पावर है उसको ही ओवर कर जाए। अगर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम है, तो एक जेन्युइन रीजन में है, तो उस रीजन में जो उसमें पोलराइजेशन होता है वह पोलराइजेशन P, जिसको हम लोग अभी अभी पोलराइजेशन डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पोलराइजेशन डेंसिटी यह डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहां पर मैंने एक बार फिर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेंज में ही हो, तो जो भी आप सीधा समझें कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखने पर जो उसका पोलराइजेशन होता है वह पोलराइजेशन उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन भी होगा। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट और साई इंटू ई। इसको हम लोग पढ़ते हैं साई और लिखते हैं चाई, ये है, इसको हम लोग CHI लिखते हैं, पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं साई। एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई, वेयर साई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कि वह मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ज्यादा ससेप्टिबल है, जिससे उसमें इसकी वैल्यू ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी ज्यादा आएगा। तो यह मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील है, कितना ससेप्टिबल है, यह डिपेंड करेगा उस मटेरियल के इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर। यहां से अब हम अगर साई का एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो साई इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट E। अब अगर इस जगह पर आप E की वैल्यू 1 कर देते हैं, इफ E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, देन psi इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसमें जो पोलराइजेशन हमको मिलता है वही पोलराइजेशन उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है। यहाँ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग लिखेंगे, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे।
ये डेफिनेशन हो गया। दस द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी भी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस कर दिया जाता है तो उसमें जो पोलराइजेशन डेवलप होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वही उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब आप देखें, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस के बराबर होती है। ये जरा सा ध्यान से समझना, ये कहाँ से बात की जा रही है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये ई नॉट है, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ उसकी वैल्यू ई इंड्यूस्ड हो गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से अगर आप E इक्वल टू लिखें, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, जो डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस किया है, तो यहां पर सिग्मा पी हो जाएगा, मतलब पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन कौन से सरफेस चार्ज की कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, पोलराइजेशन से जो चार्ज आया है उसकी चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा पी डिवाइडेड बाई हम लोग लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी को ही आप लोगों ने अभी डिराइव किया, सिग्मा पी को ही हम पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं, कैपिटल पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हम लोगों ने P के लिए एक फार्मूला डिराइव किया है, ऊपर आप लोग देखें ये फार्मूला P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई E। ये फार्मूला हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यू को, तो E की वैल्यू हो जाएगी E नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट साई इंटू E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ई नॉट माइनस साई नॉट माइनस साई ई। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस साई ई। अब दोनों साइड में अगर हम ई से डिवाइड कर दें तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई ई, यहाँ माइनस साई और ई से ई कैंसिल हो गया, दोनों साइड में हमने ई से डिवाइड किया है। तो अब ये जो वैल्यू आई 1 इज इक्वल टू, ये आप लोग याद करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइनस साई। तो यहां से हमको जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला हम लोग क्या मिल रहा है, K इज इक्वल टू, इस फार्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, फार्मूला मिला है आपको K इज इक्वल टू 1 प्लस साई। दिस इज अ वेल नोन रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। यहाँ एक टॉपिक और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड बचा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा समय आता है जब वो डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगता है। तो वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक उस डाई इलेक्ट्रिक का इंसुलेशन पावर, मतलब वह इंसुलेटर की तरह से बिहेव करे, वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको मैंने लिखा भी है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property is called dielectric strength of the material। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके लिए हम लोग एक कैपेसिटर बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है,
इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें नहीं मान रहे हैं। इसकी थिकनेस हम लोग मान लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी, और दोनों प्लेट का जो एरिया है वह है ए। अब देखें, जब हम लोग कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखते हैं तो हमको मालूम होता है Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। Q को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई वी। वी को हम लोग बदल सकते हैं, हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है, E इज इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से E की जो वैल्यू हो जाती है वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो E इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको डिस्टेंस लिख देंगे, E इंटू डिस्टेंस, E है E नॉट और डिस्टेंस है D। अब एक सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू, आप लोगों को याद होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज हो। तो वहां से अब E नॉट की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो C, अब इसको हम एक नाम दे देते हैं C नॉट। C नॉट का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक। तो C नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला आप पहले भी डिराइव कर चुके हैं। इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसी के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक इस पूरे बीच के स्पेस को कवर कर लेता है। इस पूरे बीच के स्पेस में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम रखते हैं K। अब इसी फार्मूले पर आ जाए। अब देखिए, यहां से इस फार्मूले से हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम C इज इक्वल टू फिर से वही Q बाई V फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। Q की वैल्यू एज यूजुअल जैसे अभी तक आप रखते आए हैं वही वैल्यू आपको पुटअप करनी है। यहां से सिग्मा ए डिवाइडेड बाई V की जगह पर अब हमको E इंटू ए रखना है, सॉरी E इंटू डी, E इंटू डी। अब जरा सा देखें E क्या हो गया। यहां पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इस डायरेक्शन में बना, तो और हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बचा, रिड्यूस्ड हुआ, कम हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना कम हुआ, जो हमारा ओरिजिनल था माइनस जो इंड्यूस्ड बना, तो ये इतना बचा। और इसका भी हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फार्मूला, तो वो E हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस E को भी हम चेंज करेंगे, कैसे? हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से अगर हम E का वैल्यू कैलकुलेट करें तो E की वैल्यू हमको मिलेगी E नॉट डिवाइडेड बाई K। ये वैल्यू आपको यहाँ पुटअप कर देनी है। देखें, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई E की जगह पर आपको रख देना है E नॉट बाई K इंटू डी। इसी फार्मूले को आप आगे बढ़ाएं। C इज इक्वल टू, ये K ऊपर चला जाएगा, K सिग्मा ए डिवाइडेड बाई E नॉट इंटू डी। E नॉट की वैल्यू जो आपने ऊपर रखी है इस जगह पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। यहाँ K सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये वैल्यू आ गई।
अब यहाँ एक चीज देखें, अभी जस्ट इसके ऊपर जो फार्मूला आपने डिराइव किया है, ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसकी वैल्यू सी नॉट के बराबर है। सी नॉट मतलब द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहाँ पर यह जो वैल्यू आपको मिल रही है, यह पूरी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के को छोड़ करके एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यह इसी सी नॉट के इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं सी का ये फार्मूला हो गया, कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अब अगली चीज सी इज इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं के इंटू सी नॉट के इक्वल हो गया। और यहीं से हम लोग एक और भी चीज पाते हैं, के की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई सी नॉट के बराबर हमको मिल रहा है। और अभी आपने ऊपर यहाँ पर देखें के की वैल्यू ई नॉट बाई ई के बराबर है, और यहाँ पर के की वैल्यू सी बाई सी नॉट के बराबर है। दोनों को एक साथ लिख दें तो के कैन बी रिटेन एज सी बाई सी नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। अब सबकी वैल्यू, सबका मीनिंग आपको मालूम है। C is the capacitance of this parallel plate capacitor when a dielectric slab of dielectric constant K is inserted। और दूसरा C naught is the capacitance when there is no dielectric, जब दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। E naught हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। E रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कम किया हुआ, मतलब इधर से ई नॉट है, यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ई इंड्यूस्ड बना, ई की वैल्यू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के गुना बढ़ जाती है। जैसे अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है, तो अभी जो उसकी कैपेसिटी थी वो कैपेसिटेंस उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप वाटर रखते हैं, दोनों प्लेट के बीच में अगर आप वाटर रखें तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वह लगभग 80 होता है। अब अगर वाटर रख दिया तो मतलब उसकी कैपेसिटी, जो उसका कैपेसिटेंस है वो 80 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 80 गुना बढ़ गया। लेकिन एक बात होती है कि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होता है, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका जो इंसुलेशन है वह खत्म हो जाता है और वो कंडक्टर बन जाते हैं। और जब कंडक्टर बन जाएंगे तो फिर उनके बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं रह गया, मतलब अब वो इंसुलेशन का काम ही नहीं करेगा, तब इस कैपेसिटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, या वहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एक सिंपल प्लेट जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखें तो डाइलेक्ट्रिक रखते समय हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ज़्यादा हो, साथ में उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसके पहले वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, जो हम बात किए थे, उसमें हम लोगों ने पैरेलल प्लेट के बीच में पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक रख दिए थे, इसके पूरे बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिए थे। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं रखते हैं बल्कि थोड़े में ही डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस d है, इन पैरेलल प्लेट्स की जो एरिया है वो a है, और इसमें t थिकनेस का और k डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का हम एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, थिकनेस है स्मॉल t। अब फार्मूला हम लोगों को जैसे पढ़ा है, C इज इक्वल टू, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं Q बाई वी। Q की जगह हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई V। V की जगह पर हम लिखते हैं E इंटू डी। अब ध्यान से समझिएगा, E तो तब हम लिखते हैं जब ये पूरा E यहाँ पर हो, पूरे में ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो, तो हम E इंटू डी लिखते हैं।
ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जो E की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह E नॉट है, वह E नॉट है। E नॉट फील्ड पहले था, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कम करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इसके अंदर, वह इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। यह यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लें। यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होगा। और वैसे पूरे में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यह इतने में और ये इतने में, और मतलब टी को छोड़ करके डी माइनस टी में पूरा का पूरा ई नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो ई नॉट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट किया, टी को छोड़ करके हर जगह। तो पूरा डी है, डी में से टी को हटा दीजिए, उतने में पूरा ई नॉट होगा। मतलब ई नॉट इंटू डी माइनस टी कर देंगे, प्लस सिर्फ इसमें यही इतना हुआ कि ई नॉट इंटू डी जो हम करते थे वह दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ में ई नॉट एग्जिस्ट करेगा और कुछ में ई एग्जिस्ट करेगा। तो ई की वैल्यू कितने में एग्जिस्ट करेगी, इस टी थिकनेस में ई एग्जिस्ट करेगा। ई मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड मतलब घटा हुआ। ये इंड्यूस इधर से हुआ और इसमें टोटल में से जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से इंड्यूस्ड को घटा करके ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, घटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी, ये फार्मूला हो गया। अब बस बाकी सारी प्रोसेस वही है जो आप अब तक करते आए हैं। सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, अब वैल्यूज आप पुट अप करते हैं, ई नॉट डी माइनस टी ऐसे ही रहने दें, प्लस ई की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग जान रहे हैं, ऐसे के की वैल्यू हम लिखते हैं, के की वैल्यू होती है ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई के। अब ये वैल्यू आपको पुटअप कर देना है, देखें, प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू टी, ये सिर्फ इतने के लिए होगा। अब सी की वैल्यू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, यहाँ ई नॉट कॉमन ले लें, जो बच गया डी माइनस टी, और प्लस यहाँ बच गया टी बाई के। ये पूरा वैल्यू हो गया आपका। अब सी इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, इसको आप इरेज कर दें बगल का, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे। सिग्मा ए डिवाइडेड बाई, यहाँ इसकी वैल्यू हमें रखनी है ई नॉट की वैल्यू। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई इज इक्वल, ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ए, सॉरी सिग्मा बाई डी, सॉरी ये फार्मूला गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिखते हैं। तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाई ई नॉट की वैल्यू आप पुटअप कर दें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। इससे रिलेटेड और भी फार्मूले मैं यहाँ आपको बगल में लिखता चलूँ, जिससे आपको वो भी सारी चीज़ें याद रहे। जब इस दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तब हम लोग सिंपल फार्मूला लिखते हैं सी का, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर अगर हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूरा स्लैब इसके पूरे के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तब हम लोग फार्मूला लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये दो फार्मूले आपके पहले के पढ़े हुए हैं, उन्हीं दो फार्मूलों से हम जरा इस फार्मूले से इन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक है, अगर यही पूरा जो डाई इलेक्ट्रिक है या पार्शियली फील्ड ना हो करके बल्कि इस पूरे
स्लैब में पूरे में इन दोनों प्लेट के बीच में पूरा कंप्लीट स्पेस एक्वायर कर ले, या जो डाई इलेक्ट्रिक रखा गया है या पूरे स्पेस को एक्वायर कर ले, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फाइल करके पूरा डी तक पहुंच जाएगा। तो जरा टी की वैल्यू डी रख करके देखें। इसमें कुछ केसेज हम बना लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हमने ले लिया, इफ डाई इलेक्ट्रिक फिल्स, मतलब भर देता है द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, देन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी के इक्वल। फार्मूला ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसी फार्मूले में टी की जगह आपको क्या रखना है, डी। नहीं सॉरी, इसको आप ऐसे न कहें, आप ऐसे कह सकते हैं, देन द वैल्यू टी फिल्स इंटायर स्पेस, दैट इज टी विल बी इक्वल टू डी, नॉट डी इक्वल टू टी। बात एक ही होगी, लेकिन कहने का तरीका हम लोग ये मानेंगे कि टी पूरे डी को एक्वायर कर लेता है। अब सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ आप डी रखे हुए हैं, डी को डी ही रहने दें, माइनस टी को भी डी लिख दें, और प्लस यहाँ टी की जगह डी लिख देंगे, डी बाई के। ये कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ 0 हो जाएगा और ये के ऊपर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया, डी बाई के, या इसको हम लोग लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, जो फार्मूला अभी आपके ऊपर हमने यहाँ बताया था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। जब दोनों प्लेट के बीच में पूरी स्पेस को भर लेगा, तब हम लोगों के पास ये फार्मूला बनेगा। तो अब ये फार्मूला, ये केस 1 हो गया। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। इफ अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, देन। अब जरा ध्यान से समझो इस केस में क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो, यहाँ हम अलग से इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर हमने यह 2 पैरेलल प्लेट्स बना दिए, इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एक हमने टी थिकनेस का हम एक स्लैब इंसर्ट कर दिए, इसका थिकनेस है टी, और पूरे का जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो है डी। प्लेट का एरिया अभी भी वही ए। देखो, इसमें एक बात आपको ध्यान से समझना है कि यह अब एक कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब यह डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, बल्कि अब यह एक कंडक्टर है। अब अगर कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, तो प्लस से माइनस के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे पास होगा, तो आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी सॉलिड या कोई वायर सॉलिड रखा रहता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। वो 0 ऐसे होती है कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी इस तरफ अलाइन हो जाएंगे, और जो इसके नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होंगे वो इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके इसका नेगेटिव पार्ट इधर और पॉजिटिव पार्ट इधर अलाइन हो गया, अलाइन होगा, और इस तरह से अलाइन होगा कि यह अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्रिएट करेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, मतलब ये भी अपने अंदर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट कर देगा। तो जब इसके अंदर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस एरिया में इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी है। तो इस इतने में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टी थिकनेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कितने में करेगा, पूरा डी माइनस टी। तो डी माइनस टी में यह ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बाकी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तक क्या होता था, अब तक इसके बीच में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता था, रिड्यूस करता था, तो इसमें ई एग्जिस्ट करता था, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस हम लोग कर दे। लेकिन अब यहाँ पर ई नॉट ही इधर अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी करेंगे इस टी में, तो ये वैल्यू आएगी ई इक्वल टू ई नॉट और माइनस ई नॉट, मतलब यह 0 हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर जो ई नॉट एग्जिस्ट करता है, ई नॉट डी डिस्टेंस तक जो एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो डी माइनस टी तक, सिर्फ इतने दूर में डी नहीं, ई नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी पूरे में एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग जो फार्मूला बनाते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी का, वो फार्मूला V इज इक्वल टू, ये तो सिग्मा ए लिख देते, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ए डिवाइडेड बाई वी को हम लोग लिखते हैं ई नॉट इंटू डी। तो अब यहाँ पर लिख देंगे ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और इसी फार्मूले को आगे बढ़ा दो, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इस तरीके से ये वैल्यू हो गई, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, बचेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। यह उस समय कैपेसिटेंस हो जाएगा जब T थिकनेस का एक कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टिंग स्लैब दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में रखा गया हो। और यहाँ एक बात और भी देखने वाली है कि अगर हम कोई प्लेट न रखते तो C नॉट की वैल्यू कुछ भी न रखते तो C नॉट की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ पर डी माइनस टी हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो घट जा रही है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम एक कंडक्टर टी थिकनेस का रख देते हैं तो भी उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस केस 2 को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। इस केस 2 को जो दूसरा तरीका है, सबसे पहले इस फार्मूले पर चले जाएं, पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक वाले पर। यहाँ पर हम टी को टी ही रहने देंगे, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सिर्फ ये अगर हम एक स्लैब इंसर्ट करते हैं कंडक्टिंग स्लैब, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए या एक कंडक्टर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं, वो भी उसी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, के की वैल्यू होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ई नॉट, मतलब जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक ना हो, डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। मैंने बताया कि अगर किसी दो पैरेलल प्लेट के बीच में और हम एक किसी भी थिकनेस का कोई भी कंडक्टर रखते हैं तो इसके अंदर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, मतलब ई नॉट फील्ड ही इसके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। तो ये ई नॉट हो जाएगा, मतलब यह ई नॉट डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमको के की वैल्यू मिल जाती है इनफाइनाइट। अब देखो, ये सी का जो फार्मूला है वही फार्मूले में आपको के की जगह इनफाइनाइट रख देना है। जैसे के की जगह इनफाइनाइट रखेंगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। हम रख कर यहाँ दिखा देते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी। ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो C का जो वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। यहाँ से भी आपको वही फार्मूला मिला। इसको, इस केस 2 को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और ये जनरली आपके क्वेश्चंस और कंपटीशंस में ये पूछा जाता है कि अगर कोई हम इस तरीके की चीज़ रख देते हैं जो कंडक्टर हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो कंडक्टर रखेंगे तो सबसे पहले तो कैपेसिटी बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा वो इस तरीके से बढ़ाता है। हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के इफेक्ट को एक बार एनालाइज करते हैं कि अगर एक कैपेसिटर है और उसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो क्या क्या पैरामीटर उसके कितने बदलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक केस ले लेते हैं कि व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। पहली बात तो इस कैपेसिटर से कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, और उसके बाद इस पर जो चार्ज रहा होगा। अब हम लोग इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि चार्ज कितना होगा, चार्ज। तो चार्ज, चूंकि बैटरी डिस्कनेक्ट है, जितना चार्ज इस पर था वह उतना ही चार्ज रहेगा पैरेलल प्लेट पर, कोई इसमें कमी या कोई इसमें बढ़ोतरी, नाइदर इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, कुछ भी नहीं होगा। तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट।
चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट दूसरा इफेक्ट, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अब के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब डाई इलेक्ट्रिक रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। तीसरी बात हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, फार्मूला हम लोगों के पास है E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V, dV की जगह हम यहाँ V रखेंगे और dr मतलब डिस्टेंस क्या है, d। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये वैल्यू आ गई। और E की वैल्यू कितनी थी, पहले E नॉट इंटू डी हम लोग पाते थे, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब इसकी वैल्यू थी E नॉट डी, लेकिन अब यहाँ E इंटू डी हो गया। और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है E नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू डी। इसका मतलब E नॉट डी, यह पोटेंशियल हमको तब मिलता जबकि कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में न रखा रहता, उसको हम V नॉट नाम दे देते हैं और डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी के गुना घट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के गुना घट गई, चार्ज उतना ही रहा। और कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू हो जाता है, हम लोग देख चुके हैं, K इंटू सी नॉट। ये सभी फार्मूले आप पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो ये देखो C नॉट तब था कैपेसिटेंस जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, C मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको एनालिसिस इसकी पूरी बता दूं कि अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट करके किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उस पर पैरेलल प्लेट्स पर जो चार्ज थे वो उतने ही रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो पहले E नॉट थी, अब वो वैल्यू घट करके के गुना घट गई, के टाइम्स डिक्रीज हो गई। जो उनके बीच में पोटेंशियल था, पोटेंशियल की वैल्यू हमको मालूम है कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ E वोल्टेज पोटेंशियल बाई डिस्टेंस ये आएगा। अब यहाँ पर V, ध्यान दें V की वैल्यू E इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर E नई वाली E हम लेंगे, जो नया E बना। अब नया E और पुराने E में क्या रिलेशन है, E इक्वल टू होता है E नॉट बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और E नॉट डी ये था पहले वाला पोटेंशियल जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो मतलब पोटेंशियल की वैल्यू के गुना घट गई। कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और उस फार्मूले में हमको क्या मिला था, K इक्वल टू सी नॉट, C बाई सी नॉट। तो यहाँ से कैपेसिटेंस के गुना हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना घट जाएगा, पोटेंशियल के गुना घट जाएगा, कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाएगा और चार्ज उतना ही रहेगा। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में जाने से पहले एक चीज और भी हम लोग जरा सा ध्यान दे दें कि अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी उसका क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी हम लोग डिराइव नहीं किए हैं, अभी डिराइव कर लेंगे, लेकिन ये जाने कि उस पर फर्क क्या पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ CV स्क्वायर। तो ये 1/2, अब ये C की वैल्यू कितनी हो जाती है, C नॉट इंटू के, ये वैल्यू हो जाती है C की। और V की वैल्यू अभी मैंने बताया कि ये वैल्यू V नॉट डिवाइडेड बाई के, ये होल स्क्वायर। तो U की वैल्यू हमको जो मिल रही है वो मिल रही है 1/2 इंटू ये के से एक के कैंसिल हो जाएगा, C नॉट V नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पर 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, यह तो हो गया U नॉट की वैल्यू, मतलब जब कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, U नॉट डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी के गुना घट जाती है। सारी चीजें हमारी घट रही हैं, सिर्फ एक चीज बढ़ रहा है, वो है कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये सभी चीजें के गुना रिड्यूस हो गई, के गुना घट गई। हम लोग दूसरे केस पर चलते हैं। इसमें हम लोगों ने मान लिया है कि जो पहले इस पर चार्ज था Q नॉट, पोटेंशियल V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और पोटेंशियल एनर्जी U नॉट, ये इनिशियल था जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किए बल्कि बैटरी कनेक्टेड रह गया। अब इस दौरान क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये घट जाता अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती है। दूसरी चीज पर आते हैं। दूसरी चीज E इज इक्वल टू dB बाई डी आर। तो अगर हम यहाँ पर V बाई डी लिखें या V नॉट बाई डी लिखें, दोनों बातें एक ही होंगी, क्योंकि जब V और V नॉट में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब पोटेंशियल पर कोई चेंज नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो E नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो आपका नया कैपेसिटेंस होगा वह K इंटू ओरिजिनल, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। चार्ज की बात करते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों के पास है CV। CV की वैल्यू कितनी हो गई, K C नॉट। V की वैल्यू वही रह गई, मतलब V की वैल्यू V नॉट ही रह गई। इसका मतलब कि चार्ज की जो वैल्यू है वह बढ़ जाएगी, चार्ज इंक्रीजेज। C नॉट V नॉट को हम Q नॉट लिख सकते हैं, K Q नॉट। तो हमको दो चीज बढ़ा हुआ मिला, एक कैपेसिटेंस K गुना बढ़ा, दूसरा चार्ज K गुना बढ़ा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C की जगह पर हमको रखना है K C नॉट। V की जगह पर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो V नॉट स्क्वायर हम वैसे ही रख सकते हैं। तो हम 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू K रख देंगे, तो ये U नॉट हो जाएगा। तो U इक्वल टू U नॉट इंटू K। तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो K गुना बढ़ गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहती है, पोटेंशियल वही रहता है, इसमें कोई चीज घट नहीं रहा है बल्कि हमको सभी चीजें बढ़ी हुई मिल रही हैं। और बाकी कुछ चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह पहले जितना था उतना ही रहता है। अब इसके आगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें डाई इलेक्ट्रिक और एक कैपेसिटर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।